हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? वो था कैटलिस्ट के बारे में। हमने ये देखा था कि कैटलिस्ट जो रहेगा वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के कुछ प्रॉपर्टीज बाकी थे वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहली बात, कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कैसे? उसके पाथ को चेंज करके। पाथ को चेंज करने के लिए हमने तीन थ्योरीज पढ़े थे। पहला था एडसॉर्प्शन, दूसरा था इंटरमीडिएट और तीसरा जो थ्योरी था उसको हमने बोला था मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, उसके बाद फॉर अ न्यू पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे हमने इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट किया था। पहला जो ग्राफ बना था वो इस प्रकार से और दूसरा जो ग्राफ बना था वो इस प्रकार से। तो बोल सकते हैं कि पहला वाला जो ग्राफ था वो अनकैटलाइज्ड था और दूसरा वाला जो ग्राफ रहेगा वो कौन सा था? कैटलाइज्ड वाला था। तो यहाँ पे हम इसको रिएक्टेंट मानते हैं। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड पार्ट और दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड पार्ट। तो हम दोनों एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो कैटलाइज्ड पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। कैटलाइज्ड पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इसका मतलब जब कैटलिस्ट को हम लोग यूज करते हैं उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, इफ हम इसको एक रिएक्शन मान के चलते हैं तो इसके रिएक्शन के ऊपर के डेल्टा एच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इफ हम डेल्टा एच ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन और डेल्टा एच ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन दोनों को यूज करते हैं तो किस रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा रहेगा? क्वेश्चन क्या है, इफ हम डेल्टा एच कैटलाइज्ड रिएक्शन का और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो किस रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा एच समझते हो ना आप? डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस। इफ वो डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इफ वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वहां पे वो क्या करेगा, इस डेल्टा एच का जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि डेल्टा एच का वैल्यू किस प्रकार से हो। अब यहाँ पे जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हर एक बात जो रहेगी वो क्लियर यहाँ से दिख पाए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ बना दिया इससे। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ग्राफ ऐसे गया है। दिस इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, दिस इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। इस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में हम रिएक्टेंट का एनर्जी लिखते हैं 50 जूल। कितना लिखते हैं? 50 जूल। और प्रोडक्ट का एनर्जी लिखते हैं 20 जूल। कितना लिखते हैं? 20 जूल। तो क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट का एनर्जी है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। तो इस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 30 जूल। कितना रहेगा? 30 जूल। समझ में आ रहा है? ये बात है किसकी? अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की। इफ हम कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट का भी एनर्जी उतना ही रहेगा, बस एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ। तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू 30 जूल था, तो कैटलाइज्ड रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू कितना रहेगा? क्या बोला मैंने? कैटलाइज्ड रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू कितना रहेगा? तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी डेल्टा एच का वैल्यू जो रहेगा ये 30 जूल रहेगा। इसका मतलब ये जो कैटलिस्ट होता है, ये कैटलिस्ट डेल्टा एच के वैल्यू को फ्लक्चुएट नहीं करता है, वो ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी को चेंज करता है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी चेंज होने की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा था डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका डेल्टा एच जो रहेगा वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है,
कैटलिस्ट नाम का जो कंसेप्ट था वो बर्जेलियस ने डिस्कवर किया था, और ये जो कैटलिस्ट है ये सिलेक्टिव नेचर शो करता है। कौन सा नेचर शो करता है? सिलेक्टिव। अब क्वेश्चन ये आता है, ये सिलेक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है, सिलेक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव का मतलब होता है कोई कैटलिस्ट जो रहेगा वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का नेचर क्या करेगा? प्रॉपरली शो करेगा। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मुझे देखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं, इसके साथ H2 के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन H2 के साथ करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे? कभी कभी ऐसा होता है इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है CH4। क्या मिलता है? CH4। और साथ में क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर H2 के साथ करते हैं, और तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है HCHO। क्या मिलता है? HCHO। आप दोनों में देखो, दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट सेम है, दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट सेम है, लेकिन मिलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है। ऐसा ही एक रिएक्शन है जिसमें इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद, इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद हमको मिलता है CH3OH। हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब इस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को अब यहाँ पे देखते हैं, तो तीनों रिएक्शन में यूज करने वाले रिएक्टेंट सेम है, लेकिन तीनों रिएक्शन में मिलने वाले प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि जब रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों मिले? प्रोडक्ट डिफरेंट इसलिए मिले क्योंकि तीनों रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट अलग अलग यूज किया। इफ हम कैटलिस्ट निकेल की यूज करते हैं, निकेल को यूज करेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 will converted into CH4 plus H2O। लेकिन वही रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। अब यही रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और कॉपर के साथ ZnO को यूज करते हैं, तो मिलने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा वो फिर से डिफरेंट मिला है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टर सेम होने के बाद भी मिलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि हर एक कैटलिस्ट का काम जो होता है वो सिलेक्टिव होता है। कैसा होता है? सिलेक्टिव। मतलब कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो रहेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही हमको यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए कैटलिस्ट में इस बात को लिखा जाता है, इस बात को कहा जाता है कि कैटलिस्ट जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए? सिलेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? सिलेक्टिव नाम का वर्ड क्यों यूज किया? सिलेक्टिव नाम का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इन तीनों रिएक्शन में मिलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंट मिला है वो इसलिए क्योंकि हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है वो डिफरेंट है। तो निकेल की वजह से अलग प्रोडक्ट मिला है, कॉपर ZnO की वजह से अलग प्रोडक्ट मिला है, और ओनली कॉपर की वजह से हमको अलग प्रोडक्ट मिला है, और इसको कहा जाता है सिलेक्टिव नेचर ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। दूसरी बात, हमेशा हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट जब पढ़ते हैं तो एक कैटलिस्ट का नाम हमेशा आता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंजाइम। आई थिंक हमने एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, किसमें? बायोमोलिक्यूल में। किसमें पढ़ा था? बायोमोलिक्यूल में। तो इफ हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम इज अ नाइट्रोजनियस कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा, साथ में इसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये पॉइंट ऐसे है जो हमने बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एफिशिएंसी इतना ज्यादा होता है, कैटलिस्ट कोई भी रहे उसका एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होता है, और एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से हमको उसका बहुत छोटा अमाउंट क्या करना होता है? यूज करना होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एफिशिएंसी। एंजाइम एक रिएक्शन का रेट अप टू 10 to the power 28 टाइम्स बढ़ा सकता है।
किसी रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो 10 टू द पावर 1028 टाइम्स बढ़ा सकता है। ये स्पेसिफिक नेचर शो करता है। स्पेसिफिक का मतलब, सिलेक्टिव का मतलब एक ही रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग अलग मिल सकता है रिएक्टर कैटलिस्ट को चेंज करेंगे तो। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक काम करेगा। जैसे यूरियस नाम का जो एंजाइम होता है वो यूरिया का हाइड्रोलिसिस करके अमोनिया बनाता है। तो यूरियस को कहां पे यूज करेंगे? यूरिया के हाइड्रोलिसिस में। लेकिन जो माल्टेज होता है, इस माल्टेज को यूज करते हैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अब ये माल्टोज कहाँ पे पढ़ा था हमने? ये माल्टोज हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। और जब माल्टोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? जब माल्टोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग द माल्टेज एंजाइम, तो उस टाइम पे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? एनीवन? माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? यहाँ पे मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्या मिलते हैं? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2G। दूसरी बात, ये एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 298 से लेकर 310 केल्विन। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जब फीवर आता है तो फीवर आने के बाद क्या होता है? हमको भूख कम लगती है। इसका रीजन ऐसा होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर इंक्रीज के वजह से जो एंजाइम्स हमारा डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं उन एंजाइम्स का एक्टिविटी कम हो जाता है और उनका एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे जो स्टमक के अंदर का जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है हमको भूख कम लगेगी। ऐसा ही तब होता है जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जैसे विंटर सीजन में हमको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। इसका रीज़न ऐसा है क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा उस टाइम पे भी इस एंजाइम का डाइजेशन करने का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है और जब ये एफिशिएंसी कम हो जाएगा तो वो जो हमने फूड खाया था वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और डाइजेस्ट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है हमको भूख कम लगेगी। साथ में इनका ऑप्टिमम पीएच होता है 5 to 7, मतलब ये एसिडिक होना चाहिए। तो जब भी पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है तो डाइजेशन प्रॉपरली होगा, मतलब ये एंजाइम जो रहेंगे वो प्रॉपरली काम करेंगे। लेकिन जैसा ही पीएच 7 से ज्यादा होता है या तो 5 से कम होता है, जनरली 5 से कम होता है जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी का मतलब होता है एसिडिक नेचर बढ़ना, मतलब पीएच का कम होना। तो जब पीएच बहुत कम हो जाता है जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि एंजाइम को काम करना है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 से लेकर 310 केल्विन होना चाहिए और उनका ऑप्टिमम पीएच जो रहेगा ये 5 to 7 होना चाहिए। अब ये एंजाइम काम कैसे करता है? जैसे हमने कैटलिस्ट में 3 थ्योरीज पढ़े थे उसी प्रकार का काम ये भी करता है। उन्हीं थ्योरी को यूज करता है जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की मॉडल काम कैसे करता है? ये लॉक एंड की मॉडल काम कैसे करता है वो देखना होगा हमको। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ये लॉक एंड की मॉडल जो रहेगा वो काम किस प्रकार से करता है, ठीक है। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। कैटालिस्ट कोई भी हो, कैटालिस्ट कोई भी हो वहां पे एक्टिव साइट होनी चाहिए। कैटालिस्ट कोई भी हो वहां पे एक्टिव साइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये एक्टिव साइट है, लिख के ही आता है कि इट इज एक्टिव साइट। तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट है और इस सबस्ट्रेट का जो शेप रहेगा वो मैच होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने मान के चले कि यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ये लॉक है और ये इसकी चाबी है, तो अब एक ही चाबी जो रहेगी वो हर किसी लॉक को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर चाबी से ही हम कोई पर्टिकुलर ताला खोल सकते हैं, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे देखना है। तो ये जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग लॉक बोलते हैं और ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल आ रहा है इसको हम बोलते हैं कि इसकी चाबी है। तो ये वाला लॉक जो रहेगा वो इसी चाबी से खुलेगा, ठीक है। अब देखो इसको उन्होंने बोला है एंजाइम और इसको उन्होंने बोला है सबस्ट्रेट।
और एंजाइम के सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट है। एंजाइम इज अ टाइप ऑफ कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, और सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट होनी चाहिए। अब इस सरफेस के ऊपर यहीं पे एक्टिव साइट है, और जहां पे एक्टिव साइट होगी रिएक्शन वहीं पे होगा। तो होता ऐसे है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट के ऊपर आके एडसॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब यहां से ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे उसका डिफ्यूजन हुआ तो डिफ्यूजन होने के बाद वो एंजाइम के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो गया, मतलब ये हो गया सेकंड स्टेप, एडसॉर्प्शन। तीसरा वाला जो है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। तो ये वाला जो एंजाइम है वो क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के साथ एक इंटरमीडिएट बनाएगा, और इंटरमीडिएट जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो वन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू टू प्रोडक्ट्स, और जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से ये डिसऑप्शन करेगा, यहां से क्या करेगा, ये डिसऑप्शन करेगा, और जब ये डिसऑप्शन करेगा और बाद में ये क्या करेगा, डिफ्यूजन भी करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे एंजाइम का मैकेनिज्म देख सकते हैं। इसको कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल, इसको कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल। इसका एक और हम देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे, रिएक्टेंट कितने थे, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक था, और बाद में आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो है वो दो बन गए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, कभी कभी रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट दो बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है रिएक्टेंट दो होते हैं और वो एंजाइम के साथ रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के पास यहाँ पे एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव साइट जो रहेगी वो यहाँ से आने वाले रिएक्टेंट के साथ क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और जब ये मैच हो जाएगी तो ये वाला रिएक्टेंट जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन को इस प्रकार से भी आगे लेके जा सकते हैं, और इस मॉडल को कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल को कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल। एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, क्लियर है क्या, ये समझ में आ गया लॉक एंड की मॉडल? रीएजेंट को कैटालिस्ट नहीं बोलेंगे, कैटालिस्ट रीएजेंट नहीं है। रीएजेंट का मतलब वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और खुद में चेंज करेगा। रीएजेंट का मतलब वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और खुद में चेंज करेगा। लेकिन जो कैटालिस्ट होता है वो खुद में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा। कैटालिस्ट जो रहेगा वो खुद में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा। समझ रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्लियर है? हाँ, रीएजेंट और कैटालिस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हमने यहाँ पे जो रीएजेंट यूज किया है, हमने यहाँ पे कैटालिस्ट यूज किया है और ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखता हूँ, ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे कैटालिस्ट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या रीएजेंट कैटालिस्ट का काम कर सकता है? नहीं। रीएजेंट और कैटालिस्ट का फर्क ये है कि रीएजेंट जो होता है ना, रीएजेंट खुद में चेंज करता है। मतलब यहाँ पे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों के दोनों रीएजेंट का काम करेंगे। तो ये दोनों ने खुद में केमिकल चेंज किया, और केमिकल चेंज करने के बाद वो CH4 और H2O बना दिया। इसका मतलब इन दोनों के दोनों रिएजेंट में केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन जब हम कैटालिस्ट की बात करेंगे तो कैटालिस्ट में किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो निकेल है, इस निकेल को हमने पाउडर फॉर्म में यूज किया, और निकेल के 100 पार्टिकल्स हमने यूज किए थे, और 100 के 100 पार्टिकल्स के ऊपर एक्टिव साइट थी। तो वो क्या करेगा, इनका रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के टाइम पे जैसे हमने इंटरमीडिएट थ्योरी में पढ़ा था
कि वो एडसॉर्ब होने के टाइम पे वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, मतलब वो टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा। तो कैटालिस्ट के जो बॉन्ड होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और रिएजेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसलिए एक बार ये प्रोडक्ट बन गया तो वापस ये रिएक्टेंट में नहीं आएगा, इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो। ठीक है, तो इनका जो चेंज होता है वो बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बनाने में होता है और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है। लेकिन जब कैटालिस्ट की बात करेंगे तो कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कैटालिस्ट ने थोड़ी देर के लिए अपना फिजिकल स्टेट चेंज किया, और होता भी है, कभी कभी वो थोड़े टाइम के लिए फिजिकल चेंज को करते हैं, लेकिन एट द एंड, मतलब यहाँ पे हमने निकेल के 100 पार्टिकल सॉलिड स्टेट में लिए थे, तो एंड ऑफ द रिएक्शन हमको 100 पार्टिकल सॉलिड स्टेट के पाउडर फॉर्म में मिलेंगे। समझा? तो कैटालिस्ट और रिएजेंट में फर्क क्या है? रिएजेंट केमिकल चेंज होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन जो कैटालिस्ट रहेगा उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। कैटालिस्ट किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, एक बात और, कोई रिएजेंट कैटालिस्ट का काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम कर सकता है। क्या बोला मैंने? कोई रिएजेंट कैटालिस्ट का काम नहीं कर सकता है, लेकिन कोई प्रोडक्ट जो रहेगा वो कैटालिस्ट का काम कर सकता है। और इस प्रकार का एग्जांपल देखा था हमने, कौन सा था वो? कौन सा था? जिसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट था उसने कैटालिस्ट का काम किया था। सही है, जो बनने वाला जो प्रोडक्ट था उसने क्या किया था? कैटालिस्ट का काम किया था, और उस रिएक्शन को हमने बोला था ऑटो कैटालिस्ट। क्या बोला था हमने? ऑटो कैटालिस्ट। तो ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन हम करते हैं तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वही किसका काम करता है? वही कैटालिस्ट का काम करता है, और इसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालिस्ट। So this is about the catalyst and enzyme.